मेरी उम्र 12 साल की थी, उनकी उम्र 17 साल की। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म से अधिकार था और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताबों के हाथ में चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते, कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत लिखी देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि कोई अर्थ निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा और भाई साहब उनसे तो पूछने का साहस ही ना हुआ। मैं 5वीं जमात में था और वो 9वीं। उनकी रचनाओं को समझने से मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी तो पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में आ जाता, कहीं कंकरियां उछालता, कहीं कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया फिर तो पूछना ही क्या, 4 दीवारी पर चढ़कर कहीं नीचे कूद रहे हैं, फाटक पर सवार होकर उसको आगे पीछे झुलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रोद रूप देखकर मेरे तो प्राण छूट जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन था। ना जाने कि मेरे मुंह से न निकलता कि जरा भारी तो खेल रहा था, और फिर मेरा मौन चीख चीख कर कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। भाई साहब के पास इसके अलावा इलाज ही क्या था कि रोज से भरे हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ो। अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, जो चाहे वो पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यार रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये विधा आती है। और आती भी क्या है, बस हाँ कहने भर को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने बड़े गधे हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों से नहीं देखते, अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे जाते हो देखा? रोज ही हॉकी क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ते ही रहता हूँ। उस पर भी एक क्लास में मैं 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम कैसे आशा कर सकते हो कि खेल कूद में अपना वक्त गवाकर पास हो जाओगे? अरे मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर एक ही क्लास में पढ़े करते रहोगे। अगर इस तरह ही उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, वहां मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की मेहनत की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? थोड़ा ध्यान लगा लो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, कि लताड़ कौन से है? भाई साहब उपदेश की कला में इतने निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, सारी हिम्मत छूट जाती। अरे जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें अपना हाथ डालकर क्यों मैं अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाते। इस निराशा में मैं जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। लेकिन घंटे बाद निराशा के सारे बादल पड़ जाते। इरादा करता कि अब से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना कोई स्कीम तैयार करे, बिना कोई टाइम टेबल बनाए कोई काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में तो खेल कूद की मत बिल्कुल हो जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 9:30 भोजन करने के बाद स्कूल, आधा घंटा स्कूल से वापस आकर आराम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक इतिहास, 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, हॉस्टल के सामने टहलना। उसके बाद भोजन करने के बाद 9 से 10 तक विविध विषय, 10 से 8 तक वापस अंग्रेजी ग्रामर, और फिर विश्राम। भैया टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी।
उसकी अवहेलना पहले दिन से शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की फुर्ती और तेजी मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहाँ खींच ले जाती। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। ये आँख को टाइम टेबल जानलेवा किताबें मुझे किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को तो नसीहत और फजीहत का मौका मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी नजरों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पर आता कि मानो भाई साहब को खबर ही ना हो। उनकी नजरें मेरी ओर उठी और मेरे तो प्राण निकले। लेकिन फिर भी जिस तरह आदमी मौत और विपत्ति के बीच मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं भी ठीक उसी तरह गुड़किया और फटकार खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब गए। भाई साहब फेल हो गए। जी में आया कि तो ना भाई साहब को आड़े तो लूं। क्या हुआ? कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और आज क्लास में फर्स्ट भी हूँ। जबान से एक जताने के साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ था कि भाई साहब का वो रोग मुझ पर ना रहा। दिल मजबूत था, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल में आया कि भाई साहब ने फिर मेरी फजीहत की, वो साफ कह दूंगा, अरे आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और आज क्लास में फर्स्ट भी हूँ। लेकिन हाय भाई साहब, उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन उन्होंने इसे भाप लिया। जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर ठीक भोजन के समय लौटा, तो मानो उन्होंने तलवार खींच ली और मेरे ऊपर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल तो पास हो गए, वो क्लास में अव्वल भी आ गए, तो तुम्हें दिमाग आ गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या स्थिति है? इतिहास में रावण का हाल तो बड़े होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं ही पड़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसलिए जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अमेरिकियों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अमेरिकियों की दोस्त स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल आजाद रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी मलिक उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? रावण ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू पर पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतना ही नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी बड़े होगा। उसे ही अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं। लेकिन अंत क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायद उन्होंने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक क्लास ही पास की है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हो रहे हो। अंधे के हाथ में बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और मेरे फेलोनर में मत जाओ, मेरी क्लास में आओगे तो दांतों में पसीना आ जाएगा। जब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जमाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 वाली का सारे नंबर गायब, सफा चट, जीरो भी ना मिलेगा, जीरो भी। वो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स ही हुए हैं, दर्जनों विलियम, गोडियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। अरे इन अभागों के तो नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाउरम, पुंजम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अबज की जगह अजब लिख दिया, सारे नंबर कट गए। कोई टीचरों से नहीं पूछता कि आखिर अजब और अबज में क्या फर्क है। अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है?
इस रेखा पर वो लम्ब गिरा दो तो आधा लम्ब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चुगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी वाला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सारी खुराफतें याद करनी पड़ेगी। कह दिया। हाँ, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, ठीक है। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये समय की किफायत थी, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो कह दे, चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, वो भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर निबंध संक्षेप में 4 पन्ने लिखो, ठीक है। 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं, सही नहीं है आदत। संक्षेप में 4 पन्ने लिखो, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अब आप तेज भी दौड़िए, धीरे धीरे भी, है उल्टी बात या नहीं? मेरी क्लास में आओगे ना लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी क्लास में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो चुका हूं, लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए जो कुछ कहता हूं उसे गिरे बांधे नहीं पछताएगा। स्कूल का समय निकट था, वरना भगवान जाने उपदेशमाला कब समाप्त होती। जब मेरे पास होने पर ही तिरस्कार था, तो फेल होने पर तो मेरे प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उससे भयभीत होकर कैसे मैं घर नहीं भागा, बस मुझसे पूछिए। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। और पढ़ाई छूटी, फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा, अपने आप से नजरें चुराने लगा। भाई साहब की वजह से तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी आखिर बंद हुआ। फिर सालाना इम्तिहान हुए। गए भाई साहब फिर से फेल हो गए। अरे भाई साहब सुनते हैं, फिर से फेल हो गए। भाई साहब फिर फेल हो गए, मैं फिर पास हो गया, क्लास में फर्स्ट भी आया। ना जाने मैं कैसे फर्स्ट आ गया, मैंने इतनी पढ़ाई तो खुद ना की थी, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। जब रिजल्ट सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे। मेरे पास होने की खुशी पे आधी हो गई थी। भाई साहब कोर्स का शब्द चाट गए थे। रात को 10 बजे तक उधर, 4 बजे बोर्ड से इधर, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, कांतिहीन। लेकिन फिर भी बेचारे फेल हो गए। हाँ, अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि का विधान कौन टाले। मेरे मन में एक कुटिल भावना उत्पन्न हुई तो ना भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो फिर किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे जब मैं उनके समकक्ष आ जाऊंगा। लेकिन मैंने बलपूर्वक इस विचार को दिल से निकाल डाला। अरे वो डांटते हैं तो मेरी भलाई के लिए तो डांटते हैं, मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं, और शायद उनकी डांट का ही नतीजा है कि मैं फटाफट पास हो जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। अब मेरा मन पतंग उड़ाने में लग चुका था। अब मैं पतंग उड़ाने लग गया था। कन्ने बांधना, मांझे देना, पतंग टूर्नामेंटों के समस्या आदि गुप्त रूप से हल की जाती। भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। मुझे डांटने का कई बार अवसर पाकर भी उन्होंने आराम से काम लिया। शायद अब वो समझ गए थे कि उन्हें मुझे डांटने का अवसर ना रहा, और रहा भी तो बहुत कम। लेकिन फिर भी साहब काम में उनकी नज़रें बचा कर करता। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर बेतहाशा एक पतंग लूटने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। मनुष्य पतंग की ओर,
जो अपने पतंग को बढ़ी चली जा रही थी। दिल उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतंग को बढ़ा चला जा रहा था, मानो स्वर्ग से निकल कोई आत्मा विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बच्चों की एक पूरी टोली लग गई झाड़दार हाथ लिए बास में। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर ना थी, ना कोई ट्राम, ना कोई गाड़ियां, ना कोई ट्रैफिक। वहीं रास्ते में सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो कि शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थैली भर की पतंग के लिए दौड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका बिल्कुल याद नहीं कि आप निजी क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे केवल 1 क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वीं क्लास पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं ऐसे कितने कितने मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं क्लास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मदद पर काम करते हैं और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इसी कमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि बाजार से कहो 1 क्लास नीचे हूं, इसलिए अब उनको मुझको कुछ कहने का नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरी क्लास में आ जाओ और टीचरों का ये हाल रहा तो निस्संदेह तुम मेरे समक्ष हो जाओगे। लेकिन तुम में और मुझे जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। चाहे तुम MA, MPhil, PhD क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई क्लास पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं क्लास के आगे नहीं गए। हम चाहें सारी दुनिया की विद्या पढ़ डालें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें इंद्र ने कितने विवाह किए, आसमान में कितने नक्षत्र है, ये बात चाहे उन्हें ना मालूम, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान हमसे तुमसे ज्यादा है। आज देव ना करे मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सुझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान का इलाज करेंगे, अगर सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 रुपए तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। धोबी और नई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज जितना हम और तुम खर्च कर रहे हैं उतने में दादा ने अपनी पूरी जिंदगी का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया। एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, महीने का 1000 रुपए पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ के बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जैसे उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, इससे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गुरु अपने नींद से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप हो तो आजाद हो। मेरे देखते ही तुम आवारागर्दी नहीं कर पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी। मैंने अपनी सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे नतमस्तक हुआ। आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का। आप नहीं डांटेंगे तो मुझे कौन डांटेगा? इतना सुनकर भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। मेरा भी जी ललचता है, लेकिन क्या करूं? खुद अगर मेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।